आइए प्रारंभ करते हैं पिछले भाग से आगे का भाग। जब भी आशु फोन करे तो पहले छोटी छोटी दो रिंग करे और फिर 10 मिनट बाद कॉल करे। 2 दिन बाद आशु वापस आया तो अविरल ने उसे सारी बात बताई। आशु इतना खुश था कि उसका टाइम कट ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से 8 बजे सुमी के अनुसार ही आशु ने कॉल की और तीसरी रिंग होते ही फोन उठा। तुरंत ही आशु ने अविरल को फोन पकड़ा दिया क्योंकि आशु सुमी की आवाज़ पहचान नहीं पाया। अविरल ने उससे थोड़ा बात करके आशु को फ़ोन पकड़ा दिया तो सुमी ने बोला कि तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तो आशु ने मजाक में बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर आशु ने उससे कहा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुमी ने बोला मैं भी, और शर्माकर फ़ोन काट दिया। आशु और अविरल ने घर में एनसीसी के कैंप का बहाना बनाया और पल्लवी से सुमी का एड्रेस लेकर 2 दिन बाद मसूरी पहुंच गए। दोनों दोपहर में मसूरी पहुंचे और सुमी का घर ढूंढते रहे, लेकिन घर नहीं मिला। तो वो रात 8 बजे का वेट करने लगे। फिर जैसे ही 8 बजे उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि हम तुम्हारे घर के आसपास ही हैं। सुमी को पहले तो मजाक लगा, लेकिन फिर वो दौड़कर उसके पास तक आई। आशु और सुमी 5 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर दूसरे दिन मंदिर में मिलने को बोलकर चले गए। अगले दिन सुमी अपनी चचेरी बहन के साथ मंदिर आई, लेकिन दोनों शर्माकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो अविरल ने दोनों से खुद बात करने को बोला और वहां से चला गया, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे। अगले दिन आशु और अविरल वापस देहरादून आ गए। कुछ महीनों बाद रक्षाबंधन आया। ये पहला टाइम था जब अविरल के साथ अनु नहीं थी। हालांकि अनु ने कुरियर से राखी भेजी थी। अविरल बहुत दुखी था, लेकिन अनु की राखी ने काफी हद तक उसे संभाला। अविरल ने फोन से अनु से बात की। अनु ने बोला कि मैं दशहरे में आऊंगी तो खूब मस्ती करेंगे। ऐसे ही दशहरा भी आ गया। अनु की दशहरे की छुट्टियां हो गई और वह एक सप्ताह के लिए अपने घर आ गई। सभी लोगों को अनु के आने से बहुत खुश थे। शाम को अनु और अविरल घूमने निकले और कुछ जगह घूमकर वापस आए। रात में ही अविरल के पापा ने अविरल को किसी बात पर डांट दिया तो वह गुस्सा होकर कमरे में चला गया। अनु अविरल के पास गई और बड़े प्यार से बोली, भैया पापा की बात का इतना बुरा क्यों मानते हो? मैं यही हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर अनु की मम्मी ने अनु की पसंद के पराठे बनाए तो दोनों भाई बहन ने खूब मज़े से खाना खाया और फिर देर रात तक बातें करते रहे। आधी रात से ही अनु की तबीयत कुछ खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां शुरू हो गई। अगले दिन अनु को सब डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल सी फूड पॉइजनिंग हुई है, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं भी। फिर सभी घर आ गए। अनु ने आज रात कुछ नहीं खाया। अगले दिन अनु ने सुबह ब्रेकफास्ट किया और फिर दवाई खाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और खाने के 30 मिनट बाद ही उसे उल्टी हो गई। अनु, अविरल और उसके पापा फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर वही कहा कि नॉर्मल सी फूड पॉइजनिंग है और उल्टी रोकने का इंजेक्शन दे दिया। अब अनु को खाने के बाद उल्टी नहीं हुई, लेकिन वो अंदर से बेचैन थी। और शाम को जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हुआ, वैसे ही अनु की तबीयत फिर से खराब हो गई। सभी को चिंता होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने आश्वासन दिया तो सभी शांत हो गए। अनु ने भी अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर से बात की जो कि जाने माने डॉक्टर थे। तो उन्होंने भी कहा कि फूड पॉइजनिंग है और बोले कि अगर ज़्यादा कमज़ोरी हो तो डॉक्टर से मेरी बात करा देना और ग्लूकोज ले लेना। आज दशहरे का दिन था। सुबह अनु ने कहा कि पापा बड़ी कमज़ोरी लग रही है, प्लीज़ ग्लूकोज की बोतल चढ़वा दो। तो डॉक्टर से बात करके अनु के पापा ने अनु को घर पर ही ग्लूकोज की बोतल चढ़वा दी। अनु ने अपने प्रोफेसर से डॉक्टर की बात भी कराई। अविरल सारा टाइम अनु के पास ही बैठकर उसके सर में बाम लगाता रहा। बोतल चढ़ने के बाद अनु जब भी लेटती, उसकी सांस ठीक से नहीं आती तो वो बेचैन होकर बैठ जाती। इस बारे में जब उसने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ एंटीबायोटिक्स दी हैं, उसकी वजह से है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अब शाम हो गई थी। सभी लोग दशहरे में एक दूसरे के घर मिलने जाते थे तो अनु की फ्रेंड्स भी मिलने आई। तो अनु ने उनसे बोला कि 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी तो सबके घर आऊंगी। अब रात का 11 बज चुके थे। अचानक अनु बेहोश हो गई। उसके पापा और अविरल उसे गोद में लेकर गाड़ी की तरफ भागे और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने के लिए बोला। अनु के
पापा ने अविरल को घर पर ही छोड़ दिया। अनु की मम्मी पापा उसे लेकर निकले। आधे रास्ते में अनु को होश आया। उसका सिर अपने पापा की गोद में था। अनु ने अपने पापा से कहा कि पापा बेचैनी हो रही है, प्लीज विंडो ओपन कर दो। जैसे ही विंडो ओपन हुई अनु की सांसें बंद होने लगी थी। जैसे ही हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर पहले से ही ऑक्सीजन की किट लिए बाहर खड़े थे। तुरंत ही अनु को ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन शायद अनु का साथ यहीं तक था। दुर्भाग्यवश ऑक्सीजन का सिलेंडर ही ऑन नहीं हुआ। थोड़ी देर में अनु की सांसें रुक गई। अरे, ये क्या हुआ? 2-3 दिनों में ही एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी बदल गई। अनु की मम्मी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रो रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इमरजेंसी वार्ड में क्या चल रहा है। अनु के पापा बाहर आए और अपने ड्राइवर से कहा कि अनु की मम्मी को लेकर घर चले जाओ, और अपनी पत्नी से बोले, अनु की तबीयत ज़्यादा खराब है तो दिल्ली ले जाने की तैयारी करो। अनु की मम्मी उनका चेहरा देखकर समझ तो गई थी कि कुछ गलत है। उन्होंने जिद की तो उन्होंने डांटकर वापस घर भेज दिया। अविरल दरवाजे पर खड़ा अपनी दीदी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी दिखाई दी उसे लगा अनु आ गई है, पर जब मम्मी को रोककर गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसे डर लगा। उसने तुरंत पूछा, मम्मी दीदी कहाँ है? लेकिन उन्होंने कहा कि उसे लेकर दिल्ली जाना है। तैयारी करो। फिर ड्राइवर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल चला गया। अंदर अनु की मम्मी रो रही थी और बाहर अविरल एक टक गाड़ी का इंतजार कर रहा था। अब आसपास के लोग भी घर में जुटने शुरू हो गए थे। अविरल को बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर दिखाई दी। अविरल वहीं खड़ा हो गया। अविरल के पापा ने कहा कि बेटा, अनु बेहोश है, दिल्ली लेकर चलना है। अविरल वहीं खड़ा रहा। आसपास के कुछ लोग आए और अनु को उठाकर अंदर ले आए और ज़मीन में चादर बिछाने को बोले तो अविरल तुरंत लड़ गया कि दीदी को ज़मीन में क्यों लिटा रहे हो, ऊपर बेड पर लिटाओ ना। लेकिन अनु को ज़मीन पर लिटा दिया गया। आसपास के लोगों ने अविरल को चिपका लिया और बोले कि अनु तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अविरल ने अनु को देखा और तेज़ी से भागकर अंदर भागा। सारी रात बाहर नहीं आया। अविरल के पापा के तो जैसे सारे आंसू सूख गए थे। वो एकदम पत्थर की बुत की तरह अनु को एकटक देखते रहे। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अब मेरा इलाज कौन करेगा बिट्टी? अविरल की माँ भी एकदम बेसुध हो चुकी थी। कुछ ही समय में अविरल की मौसी, जो दिल्ली में रहती थी, अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी। सब एकदम सदमे में थे। सुबह हो चुकी थी। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग भागते हुए पहुंचे। आशु और अमित भी अविरल के घर पहुंचे। सुमी को जब पता चला तो वह अविरल के घर जाने को हुई, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण वह तड़प कर रह गई और अपने भाई को संभालने नहीं आ पाई। अब अनु की बॉडी ले जाने का समय आ चुका था। अविरल अपनी दीदी से चिपक गया। बोला, दीदी ठीक हो जाएगी, इसको कहाँ ले जा रहे हो? सबने गाड़ी में उसकी बॉडी रख ली। सब लोग गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अविरल के पापा उनके साथ नहीं गए। उन्होंने कहा, मैंने बिट्टी को अपनी गोद में खिलाया है, मैं उसे पानी में कैसे बहा सकता हूँ? एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता कि उसकी संतान उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दे। अविरल अपनी दीदी की बॉडी के पास गाड़ी में बैठ गया था। वो बार बार कह रहा था कि दीदी को इतनी कस के क्यों बांध रखा है, इसका दम घुट रहा होगा। अब सब लोग नदी के किनारे पहुंच गए थे। अब अविरल को अनु को अंतिम विदाई देनी थी। जब अनु को पानी में बहाया जा रहा था तो अविरल जोर जोर से रो रहा था। वह बार बार कह रहा था कि दीदी को पानी से बहुत डर लगता है, ये मत करो। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें भर आई। अविरल के चचेरे भाइयों ने उसको संभाला और कहा, अब दीदी को जाने दो। शायद ही इस दिन से ज़्यादा मनहूस दिन किसी के जीवन में कभी आता होगा। सब लोग अनु को हमेशा के लिए विदा करके आ गए। उसी रात अविरल की मौसी लोगों को वापस दिल्ली भी जाना था। अविरल रो रो कर उन सब से मिन्नतें कर रहा था कि आप लोग मत जाओ, लेकिन उन्होंने किसी ज़रूरी काम का कहकर उसे समझा दिया। वो उससे बोले, अभी 4-5 दिन में हम फिर आ जाएंगे। और फिर वो सब उसी रात वापस दिल्ली लौट गए। अविरल और उसका परिवार बहुत अकेला हो चुका था। उसे अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना था। अनु की कही हुई बातें उसे रह रह कर याद आ रही थी। उसके आंसू तो जैसे सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद शुद्धि का दिन आ गया। घर में पूजा थी। दिल्ली से भी मौसी लोग देहरादून आ गई। जब अविरल की मौसी ने उनकी हालत देखी
तो उन्होंने अविरल के परिवार को अपने साथ दिल्ली ले जाने का निश्चय किया। और अगले ही दिन अविरल की मौसी उन सबको अपने साथ दिल्ली ले आई। मौसी के 6 लड़के थे, जिसमें बड़े लड़के का नाम कार्तिक था और छोटे का नाम अमन था। दोनों ही अविरल और अनु से उम्र में काफी बड़े थे। उन चारों में आपस में सगे भाई बहनों सा प्यार था। अविरल कार्तिक आपस में काफी घुले मिले थे और अमन और अनु आपस में। बचपन से ही हर गर्मियों की छुट्टियों में अविरल और अनु घूमने के लिए मौसी के घर जरूर जाते थे। कार्तिक और अमन अनु के कॉलेज गए इन्फॉर्म करने के लिए, तो किसी को भी अनु के छोड़ जाने का विश्वास नहीं हुआ। उसकी रूममेट्स रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो अनु का सारा सामान लेकर आई, जिसमें अनु का कॉलेज वाला बैग और कुछ कपड़े थे। अनु का सारा सामान लेकर अमन और कार्तिक घर वापस आ गए और सारा सामान अनु के मम्मी पापा को दे दिया। अविरल अनु का बैग लेकर अलग कमरे में चला गया और बैग से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी कार्तिक ने आकर अविरल को संभाला और साथ बाहर ले आए। 1-2 दिनों में अविरल ने अनु का बैग खोलकर देखा तो उसमें अविरल को एक डायरी मिली। जब उसने डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अविरल ने अनु की डायरी के बारे में किसी को कुछ ना बताने का निश्चय किया। अविरल ने अकेले में अनु की डायरी पढ़नी शुरू कर दी। डायरी पढ़ते ही अविरल को पता चला कि अनु रातों दिन पढ़ाई में लगी रहती थी। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। अगर अनु किसी दिन अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाती तो वह अपनी डायरी में लिखकर अपने आप को कोसती। अनु का अकेलापन डायरी में बिल्कुल साफ झलक रहा था। अविरल के मम्मी पापा ने ना चाहते हुए भी अनु का एडमिशन हॉस्टल में कराया था, क्योंकि अनु की मौसी के घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था और उन्होंने सोचा कि जब भी अनु का मन करेगा तो वह अपनी मौसी के घर चली जाएगी। अनु की मौसी और मामा दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन फिर भी अनु को इतना अकेलापन, ये बात अविरल को अटक सी गई। वह डायरी को आगे पढ़ने लगा तो उसे पता चला कि हॉस्टल में पहुंचने के बाद अनु की दोस्ती एक लड़की स्वाति से हुई, जो कि उसकी रूममेट भी थी। वह बहुत अच्छी थी। उसका एक दोस्त अरविंद था, जो दिल्ली में ही रहता था और उसी कॉलेज में पढ़ता था। अरविंद और स्वाति एक ही कॉलेज में थे, इसीलिए अक्सर उनका मिलना जुलना हो जाता था। चूंकि अनु स्वाति की दोस्त थी, इसीलिए कभी कभार वो अरविंद से बात कर लेती थी। धीरे धीरे अरविंद अनु को पसंद करने लगा था। उसने इस बारे में स्वाति को बताया तो स्वाति भी उसका साथ देने को तैयार हो गई। स्वाति ने अनु को यह बात बताई, लेकिन अनु का तो केवल एक ही सपना था, अपने पापा का सपना पूरा करना, कि अनु देश की सबसे अच्छी डॉक्टर बने। अनु के पास तो इन सब के लिए टाइम ही नहीं था, तो उसने स्वाति को सारी बात बताकर मना कर दिया। लेकिन अरविंद की दीवानगी धीरे धीरे कब एक जिद में बदल गई, इसका एहसास अनु को तब हुआ जब अरविंद ने अपने और अनु को लेकर झूठी अफवाह पूरे कॉलेज में फैला दी, जिससे अनु को बहुत दुख हुआ। अनु ने अपने पापा को सब बताने की कोशिश भी की, लेकिन पापा और परेशान ना हो इसीलिए उसने सोचा कि मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। पर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने मौसी लोगों से मदद लेने को सोचा। अगले ही संडे वह मौसी के घर गई। वो जैसे ही घर पहुंची वैसे ही सब लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। अनु को कुछ समझ नहीं आया और वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग हॉल में बैठे थे, अनु ने बताने का सोचा, तब उसे पता चला कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। दरअसल अमन का दोस्त अनु के कॉलेज में उसका सीनियर था और उसी ने नमक मिर्च लगाकर वो सारी बातें अनु की मौसी के घर बता दी। सभी ने अनु को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी ने अनु की कोई बात नहीं सुनी और उसे ही कसूरवार ठहरा दिया गया। अनु बहुत दुखी हुई। वह उठी और बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर हॉस्टल चली गई। वह पहला दिन था जब अनु अपने आप को पूरा परिवार होते हुए भी एकदम अकेला फील कर रही थी। वह अपने पापा और अविरल को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वह दिन रात रोती रही, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसकी डायरी ही उसका एकमात्र सहारा थी। अब अनु बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी। अब अनु के सर में हमेशा ही दर्द बना रहता। वह अपने पास हमेशा ही दवाएं रखती और जब भी सर दर्द होता खा लेती। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज रात मुझे सर में बहुत दर्द हुआ तो स्वाति मुझे डॉक्टर के पास ले गई। भैया, अगर आज तुम मेरे पास होते तो मैं
फूट फूट कर रोती। डॉक्टर ने अनु को कुछ दवा दी और साथ ही साथ नींद की दवा भी दी। पर अब अनु डेली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही दवाएं लेने लगी। अनु अंदर से बिल्कुल खोखली होती जा रही थी। अनु ने जहां जहां भी रोकर डायरी में कुछ भी लिखा था, वहां उसके आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अविरल का दिल निकलकर बाहर आने लगा जब उसने अनु के आंसू के निशान देखे। आगे कुछ नहीं पढ़ पाया और बहुत रोया। अविरल के पापा ने जैसे ही अविरल को आवाज दी, वह डायरी को छुपाकर वॉशरूम चला गया और खूब रोया। वह अकेले में रोता, जिससे उसे देखकर और लोगों को दुख न हो। वह वॉशरूम से आया और नॉर्मल ही सबसे बात की। वह नींद आने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर वह अनु के बारे में ही सोचता रहा। अनु के बारे में सोचते सोचते न जाने कब सुबह हो गई। अगले दिन फिर अविरल अनु की डायरी लेकर बाहर निकल गया। अविरल ने डायरी आगे पढ़ना शुरू की। अनु ने अरविंद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब स्वाति भी रूम में अरविंद की बातें लेकर बैठ जाती, जिससे वह और डिस्टर्ब हो जाती। आखिर में अनु डायरी से ही अपना अकेलापन बांटने लगी। अनु अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी। वे किसी भी तरह अरविंद और स्वाति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने स्वाति से इस बारे में बात की तो स्वाति ने कहा कि ठीक है, तुम एक बार अरविंद से मिल लो और खुद बोल दो, फिर वह नहीं आएगा, लेकिन यह बात किसी को मत बताना, मैं भी वहाँ रहूंगी। अनु मान गई, लेकिन किसी को ना बताने वाली बात को लेकर उसे कुछ शक हुआ तो वह चुपके से अपनी एक दूसरी दोस्त पूजा को लेकर अरविंद की बताई हुई जगह पर गई। हालांकि उसका मन उस जगह पर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह उस जगह से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन वो करती भी क्या। उसको उम्मीद थी कि शायद अरविंद अब उसका पीछा छोड़ देगा। उसने पूजा से छिपने को बोल दिया और खुद अरविंद के पास पहुंची। वहां पर उसने देखा कि स्वाति भी पास ही खड़ी है और आसपास कोई भी नहीं था। अरविंद ने स्वाति को जाने का इशारा करके वहां से भेज दिया। स्वाति के जाने के बाद अरविंद ने अनु का हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अनु बहुत डर गई और वह वहां से रोकर भाग गई। अगले दिन अरविंद कॉलेज के बाद अनु के पास आया और उसे वीडियो डिवाइस में एक क्लिप दिखाई, जिसमें अनु और अरविंद बात करते हुए दिख रहे हैं और बीच में अरविंद अनु का हाथ पकड़ता है, जो कि उसने जानबूझकर पकड़ा था वीडियो के लिए। अरविंद ने फिर अनु से कहा, मेरी बात मान लो, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और बोलूंगा कि अनु ने मुझे अकेले मिलने को बुलाया था। अनु ने अरविंद को बहुत समझाया, उससे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसके सर पर तो जैसे अनु का भूत सवार था। अनु वहां से बिना कुछ कहे सीधे अपनी मौसी के घर चली गई और वहां जाकर सारी बात बता दी। पर कहते हैं ना, हमारे पुरुष प्रधान देश में लड़कियों की तब तक नहीं सुनी जाती जब तक उनके निर्दोष होने का सबूत न मिल जाए। वहां भी ऐसा ही हुआ। किसी ने अनु की बात नहीं सुनी। वो लोग तो उल्टा अनु को ही बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि तुम गई ही क्यों, तुम्हारे मन में ही पाप होगा और पता नहीं क्या क्या। अनु ने ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा आहत हो गई। उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मौसी, शायद आप ये इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपकी कोई लड़की नहीं है। अगर आपकी लड़की होती तो आप समझती कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। अनु बस इतना कहकर मौसी के घर कभी ना जाने की कसम खाकर वहाँ से हॉस्टल चली गई। हॉस्टल जाते ही अनु ने सारी बात पूजा को बताई तो पूजा ने बोला, मैं अच्छी तरह शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन कोई लड़की वीडियो बना रही थी। तब अनु को स्वाति की याद आई कि वह भी वहीं थी। अब ये साफ था कि वह वीडियो स्वाति ने बनाया है, लेकिन अनु को ये कंफर्म करना था। अनु वापस अपने रूम में आ गई जहाँ स्वाति पहले से थी। जैसे ही स्वाति वॉशरूम गई, अनु ने तुरंत स्वाति का कैमरा उठाया और देखने लगी तो उसे वह वीडियो मिल गई। अनु तुरंत उठी और पूजा को साथ लेकर डीन के घर जा पहुंची, जो कैंपस में ही रहते थे। पूरी बात बताते बताते अनु कई बार रोई और बाद में वह वीडियो दिखाई। पूजा ने भी अनु का पूरा साथ दिया। अगले दिन ही डीन ने अरविंद और स्वाति के पेरेंट्स को बुलाया और दोनों को कॉलेज से निकाल दिया। आज अनु बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसकी परेशानी खत्म हो गई थी और दूसरी कि उसे 4 दिन बाद अपने घर जाना था दशहरे की छुट्टी में।
अब डायरी की लाइंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन अविरल मन ही मन अपनी मौसी लोगों से नफरत करने लगा। हालांकि उसने ये बातें अपने दिल में दफन कर ली, लेकिन वह जब भी डायरी देखता तो उसे अनु के आंसू याद आते और उसका दिल फट सा जाता। अविरल अब अंदर तक टूट चुका था। पहले तो उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन उसे छोड़ गई थी, और दूसरी अनु की डायरी में लिखी बातें उसे अंदर से खोखला कर रही थी। उसका मन उदास सा रहने लगा। अविरल की जिंदगी में तो दोहरा आघात हुआ था। वह हर समय सोचता रहता कि काश मसूरी जाने की जगह मैं अपनी बहन के पास आ जाता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। अविरल का दिल भर जाता और वह बाहर निकल जाता। कहीं ना कहीं वह अपने आप को भी इसका दोषी मानने लगा। अविरल की मम्मी और मौसी में बहुत प्यार था। सभी जानते थे कि अविरल की मौसी मुंह की तो बहुत तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। अविरल की मौसी हर समय सभी का ख्याल रखती। वह अनु के कॉलेज की बात सभी को बताना चाहती थी, लेकिन उचित समय का सोचकर रुक गई। दिल्ली में ही अविरल की मौसी के घर के पास एक और परिवार रहता था, जिनका उसकी मौसी के घर बहुत आना जाना था। दोनों एक ही परिवार की तरह रहते थे। उस घर में एक लड़की थी जिसका नाम निशी था। अमन और निशी एक दूसरे को पसंद भी करते थे, और यह बात दोनों के घर वालों को पता भी थी। अविरल और अनु बचपन से ही उनके घर जाते और घंटों निशी के साथ खेलते रहते। निशी भी बच्चों की तरह उनके साथ खेलती। उसका सभी लोगों से बहुत लगाव था। अनु के चले जाने के बाद निशी भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। उसे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। 3-4 दिन बाद अविरल अकेले ही निशी के घर पहुंचा। यह पहली बार था जब अभी अकेले वहां गया हो, क्योंकि हर बार अनु उसके साथ होती थी। निशी ने जैसे ही अवी को देखा, उसे रोना आ गया। दोनों ही एक दूसरे को ढाढ़स देने लगे। अविरल को मौसी के घर से अच्छा निशी के साथ लगता था। वह उसे हमेशा निशी दीदी कहकर बात करता। अविरल रोज निशी के घर जाने लगा। निशी भी अविरल को सगे भाई जैसा प्यार करती। अविरल ने निशी से पूछा कि दीदी, आप अमन भैया को पसंद करती हैं? निशी थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली हाँ। अविरल ने निशी से बोला कि दीदी, जब आप भाभी बनकर घर आओगी तो मैं सारा दिन आपके साथ ही बैठा रहूंगा। इस पर निशी बोली कि मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं उस परिवार का हिस्सा बनूंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर अमन को अविरल का निशी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अब अविरल को निशी के घर जाने से मना कर देता। अविरल दुखी होकर रुक जाता। 1 माह बाद अविरल और उसका परिवार देहरादून वापस लौट गए। दिल्ली में तो निशी उसका बहुत बड़ा सहारा बन गई थी, लेकिन देहरादून में वह बहुत अकेला फील करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अविरल और उसके परिवार के लिए उनकी जिंदगी रुक गई। बहुत कोशिश के बाद भी जिंदगी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अविरल कुछ दिनों बाद सुमी और आशु से मिला। कुछ समय और बीता। दिसंबर का महीना आ चुका था और अविरल के 12वीं के एग्ज़ाम भी करीब आ रहे थे। अविरल को अपने एग्ज़ाम की चिंता सताने लगी। अविरल के दिमाग में हमेशा दो बातें घूमती रहती थी। पहली कि अनु ने कहा था भैया तुम्हें मुझसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, और दूसरी अपने पापा की बात जो उन्होंने अविरल की मम्मी से बोली थी कि अब हमें सिर्फ इनके लिए जीना है। अविरल सुमी को अपनी बहन की तरह मानता था। अविरल जब भी सुमी से मिलता तो उन दोनों के बीच सिर्फ आशु की ही बात होती थी, जिससे कुछ समय बाद अविरल ने अपने लिए बहुत ही कठिन फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि सुमी और आशु से अलग हो जाएगा। एक दिन अविरल ने सुमी से बोला, सुमी, अब मैं ही हूँ अपने घर में, मुझे ही अपने घर को संभालना है और पापा के सपने पूरे करने हैं, तो आज के बाद मैं तुम लोगों से नहीं मिलूंगा। तो सुमी ने बोला कि मेरे भाई, मैं तुमसे जानबूझकर दूसरी बातें करती हूँ जिससे तुम्हारा मन बहल जाए। तुम्हारी उदासी मुझसे सहन नहीं होती। मैं ये नहीं कर सकती। अविरल शांत हो गया और वहां से चला गया। अविरल अब फिर से डिप्रेशन में जाने लगा था। उसका हकलापन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसे अनु ने इतनी मुश्किल से कम किया था। अब अविरल की तबीयत खराब रहने लगी। उसके पेट में दर्द बना रहता। अविरल के मम्मी पापा अब पेट में किसी भी दिक्कत से इतना डर गए थे कि कुछ भी होने पर अब वह सीधा दिल्ली में ही इलाज कराते थे। तो वह अविरल को लेकर दिल्ली आ गए और उसका इलाज दिल्ली के सबसे अच्छे डॉक्टर से कराने लगे। अविरल के सारे टेस्ट हो गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। अविरल सारा दिन तो ठीक रहता
और शाम होते ही उसे इतना दर्द होता कि वह तड़प जाता। अविरल के मम्मी पापा से यह देखा न जाता। एक तरफ वह अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे थे और दूसरी तरफ अविरल की मम्मी रात दिन भगवान से प्रार्थना करती। अविरल का जब भी पेट दर्द होता वह बेहोश सा होने लगता। तब कार्तिक उसे गोद में लिए लिए घूमता। करीब 1 महीने बाद अविरल की तबीयत में सुधार हुआ और वो लोग देहरादून वापस आ गए। अब अविरल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। अविरल ने कहा अपने पापा से, पापा मैं इस साल एग्ज़ाम ड्रॉप करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहानी के इस भाग में आपने सुना कि अविरल की बहन का साथ छूट गया। अब अविरल की जिंदगी में आगे क्या होता है, जानने के लिए हमारे अगले भाग को जरूर सुनिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।